हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2025 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारा वेक्टर एनालिसिस से, वेक्टर अलजेब्रा से, और हमारा यहाँ पे इंक्लूड होगा 3D ज्योमेट्री से भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है हमारा, जो L1 एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ द प्लेन। ये दो प्लेन है, मतलब ये दो प्लेन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो जो इंटरसेक्शन वाला एक लाइन होगा ना। सपोज यहाँ पे ऐसा एक प्लेन है और इधर में भी ऐसा करके कुछ एक प्लेन है, मतलब ये एक प्लेन है ये एक प्लेन है। तो जहाँ पे ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन रिप्रेजेंट करता है। और वो लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, वो है हमारा L1। उसके बाद क्या बोला है, L1 बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, सो दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू L1, मीन्स L2 एक अलग लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है और पैरेलल बोला है इस L1 लाइन के साथ। उसके आगे क्या दिया हुआ है, M क्या है, M एक प्लेन है, ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। और क्या बोला है, सपोज दैट द लाइन L2 मीट द प्लेन M एट Q and R be the foot of the perpendicular drawn from P from the plane M. Then question asking the which of the following statement true. Question asking the length of the line segment PQ, line segment QR, एरिया पूछा है वो ट्रायंगल का, और हमारा एंगल पूछा है PQ और जो PR है, इन दोनों लाइन सेगमेंट का बीच का जो एंगल है वो एंगल हमारा पूछा है। तो अब चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे पहले क्या बोला है हमारा, जो L2 जो लाइन है, ताकि ये सारा क्वेश्चन क्या है, L2 लाइन उस M प्लेन के ऊपर मीट कर रहा है। तो पहले हमें L2 लाइन के बारे में ध्यान देने वाली बात है। L2 लाइन क्या है, L2 लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है और L1 के साथ पैरेलल हो रहा है। ठीक है, इस पूरा क्वेश्चन में सिर्फ दो कॉन्सेप्ट यूज होगा। पहला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कोई सा भी एक प्लेन दिया हुआ है A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू D1, ये मैं मान रहा हूँ ये हमारा प्लेन 1 है। और एक प्लेन दिया हुआ है, इसका मैं मान रहा हूँ A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2, ये दो प्लेन इक्वेशन दिया हुआ है। तो एक प्लेन का मतलब क्या है, एक प्लेन मतलब एक पॉइंट हमें चाहिए और उसका एक नॉर्मल चाहिए, मीन्स एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो ये जो प्लेन का इक्वेशन है, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, A1 B1 C1, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z, ये हमको पता है। सिमिलरली इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, A2 B2 C2, और यू कैन राइट A1i प्लस B2j प्लस C2k। अब ये दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करता है, उसका जो इंटरसेक्शन लाइन होता है, उस लाइन को मैं मान रहा हूँ, सपोज ये दो प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसका लाइन का इक्वेशन मैं मान रहा हूँ L। तो वो जो लाइन का इक्वेशन को हम जो कैसे लिखेंगे, लाइन का इक्वेशन के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और उसका जो पैरेलल वेक्टर और यू कैन से द DRS, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो ये हमारा जो लाइन है, तो इसका मैं पहले फाइंड करूंगा, इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है इन दोनों जो प्लेन का जो वेक्टर है उसका सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये सबको पता है, सिंपल हम यहाँ पे ये जो वेक्टर है हमारा A1, B1, C1, इसका इस प्लेन का ये नॉर्मल वेक्टर है, इसके साथ हमारा, और इधर जो प्लेन है हमारा A2 B2 C2, इन दोनों वेक्टर का सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। ये जो वेक्टर आएगा ये होगा हमारा L जो लाइन है उस लाइन का DRS, मीन्स इसका जो वेक्टर होता है, जो लाइन के साथ जो वेक्टर चलता है ना, वो वेक्टर होता है ये। तो यहाँ पर भी सिमिलरली यहाँ पे तो हमारा ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट यूज होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, सपोज यहाँ पे कोई सा भी एक प्लेन दिया हुआ है, मान रहा हूँ ये एक प्लेन दिया हुआ है। सपोज प्लेन का इक्वेशन है हमारा AX प्लस BY प्लस CZ माइनस D इज इक्वल टू 0। मेरा D को इस तरफ लेके आए और यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है P, मैं मान रहा हूँ उसका पॉइंट है X1, Y1, Z1। अब इस पॉइंट से लेके इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या था फ्रेंड, ये सेम फॉर्मूला था वो स्ट्रेट लाइन में जो फॉर्मूला होता है, मींस एक्चुअली वो 2D स्ट्रेट लाइन में जो फॉर्मूला होता है सेम फॉर्मूला होगा। इसमें पॉइंट को इसमें बिठा दीजिए, मतलब यहाँ पे PM का इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 माइनस D1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ A² प्लस B² प्लस C², ये होता है हमारा
कोई सा भी पॉइंट से लेकर एक प्लेन का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है इसका फॉर्मूला होता है ये। मीन सेम फॉर्मूला वो 2D वो स्ट्रेट लाइन में वो जैसे होता है एक पॉइंट से लेकर एक लाइन का डिस्टेंस, सिर्फ यहाँ पे एक कंपोनेंट ज्यादा है, ये जेड वाला कंपोनेंट, बाकी सेम है। तो इसमें एक दो ही फॉर्मूला यूज होगा। अब ये क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा, तो पहले जो L1 जो लाइन है, L1 लाइन क्या है, ये दो प्लेन का इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो L1 लाइन जो है, L1 जो लाइन का जो वेक्टर है उसको पहले फाइंड कर लेता हूं। तो L1 लाइन का जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, L1 लाइन का जो हमारा वेक्टर होगा मीन्स जो DRS होगा वो क्या होगा हमारा आई कैप, जे कैप, के कैप, और ये दो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका नॉर्मल वेक्टर होता है 2 3 1 और इसका वेक्टर होता है 1 2 1। अब इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, आई कैप इंटू 3 - 2 1 माइनस जे कैप इंटू 2 - 1 मीन्स 1 प्लस के कैप इंटू 4 - 1 मीन्स 1। दैट मीन्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये क्या है, ये हमारा एल जो लाइन है उसका जो पैरेलल वेक्टर होता है मीन्स उसका जो डीआरएस होता है वो हमारा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और यू कैन राइट सिंपली द पॉइंट द नोटेशन आल्सो 1 - 1, 1, यू कैन से आल्सो दिस नोटेशन आल्सो। तो हमने L1 जो लाइन है उसका जो लाइन का पूरा इक्वेशन हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस लाइन का जो DRS है उसको फाइंड कर लीजिए। क्यों, क्योंकि हमें L2 जो लाइन है, L2 लाइन L1 के साथ पैरेलल होगा। तो मतलब क्या है, L2 का जो वेक्टर है वो सेम वेक्टर हमारा वो L1 का वेक्टर के साथ सेम होगा क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल है। तो L2 भी तो एक लाइन है ना, तो L2 लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है वो भी दिया हुआ है और L2 वेक्टर L1 के साथ पैरेलल है। सो दैट मीन्स L2 का जो DRS होगा वो होगा इसी टाइप का होगा 1 - 1, 1। तो हमें L2 लाइन का इक्वेशन हमें आसानी से मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ ये ध्यान देने वाली बात है L1 का जो DRS है ये हमने फाइंड कर लिया 1 - 1, 1। अब यहाँ पे मैं एक रफ पिक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, एम क्या है, एक प्लेन को डिनोट कर रहा है। मैं मान रहा हूँ ये एक छोटा सा प्लेन है हमारा एम, ये हमारा एक प्लेन है एम। इस प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इस प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x + y - 2z = 6। ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। अब L2 जो लाइन है वो इस किसी पॉइंट से पास हो रहा है और पैरेलल हो रहा है L1 के साथ। तो यहाँ पे एक L2 मैं इसको मैं नाम रहा हूँ, ये हमारा एक L2 लाइन है। L2 लाइन क्या कर रहा है, एक पॉइंट से पास हो रहा है मीन्स मैं मान रहा हूँ ये पॉइंट हमारा है P पॉइंट से पास हो रहा है। तो P पॉइंट को मान रहा हूँ दिया हुआ है 2 - 1 3, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये जो L2 जो लाइन है ये L1 के लाइन के साथ पैरेलल है और L1 लाइन का जो DRS है वो सेम DRS है इसके साथ ही होगा। तो इस लाइन का जो पैरेलल जो वेक्टर होगा वो हमारा होगा ये वाला वेक्टर। मतलब इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर इस तरफ भी हो सकता है या फिर इस तरफ भी हो सकता है, हमें नहीं पता किस तरफ होगा। तो इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो होगा सिंपली हमारा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इस L2 लाइन का पॉइंट भी मिल गया और इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा वो हमारा होगा ये वाला वेक्टर होगा। अब क्या बोल रहा है, L2 जो लाइन है वो एम प्लेन को मीट कर रहा है एट द पॉइंट Q। मैं मान रहा हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट पे मीट कर रहा है, ये पॉइंट हमारा है Q पॉइंट पे हमारा मीट कर रहा है। और क्या बोला है, R बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द P। तो P पॉइंट से लेकर हमें ऐसे एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये पॉइंट हमारा है R। यही तो बोला है, R क्या है, R इज ए फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द P मींस R इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P टू द प्लेन A। तो यहाँ पे P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट ऐसा नोटेशन है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है लेंथ पूछा है, इस PQ का लेंथ पूछा है, QR का लेंथ पूछा है और क्या पूछा है एंगल, और पूछा है एरिया पूछा है PQR का, इस जो ट्राइंगल है, और एंगल पूछा है लाइन सेगमेंट ऑफ PQ एंड PR। तो PQ एंड PR, तो यहाँ पे हमारा PQ एंड PR का लाइन सेगमेंट हमारा है, इसका एंगल ये एंगल का मान रहा हूँ थीटा। तो इन दोनों का बीच का ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करना है आप देखिए, ये थोड़ा सा मैंने एक रफ पिक्चर मैंने जो ड्रॉ किया। अब यहाँ पे देखिए ये एक प्लेन है, हमने क्या नाम दिया, इस प्लेन का नाम है एम, इसका इक्वेशन है ये। तो इस प्लेन का मतलब क्या है, एक तो इसके साथ एक जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो तो होगा,
अब जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, 2 1 -2। तो यही तो वेक्टर है हमारा पी आर वेक्टर, क्योंकि पी आर भी तो एक हमारा परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे पूछा है, बोला है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी। तो ये क्या है हमारा, ये पी आर जो लाइन है वो एक्चुअली प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। तो ये जो पी आर का जो वेक्टर होगा वो होगा हमारा 2 1 -2। तो पी आर का जो वेक्टर होगा वो होगा हमारा 2i कैप प्लस j कैप -2 k कैप। ये होगा हमारा इस प्लेन का, मतलब पी आर लाइन का वेक्टर। तो हमें ये जो पी क्यू जो लाइन था उसका वेक्टर हमें मिल गया, पी आर जो लाइन है उसका भी वेक्टर हमें मिल गया। अब इन दोनों का बीच का हमें एंगल चाहिए, तो कैसे फाइंड करना है, तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, फिर यस के आंसर कॉस टाइप का हो जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें कोई सा भी दो वेक्टर का एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले दोनों वेक्टर का टेल जो है, दोनों वेक्टर, सपोज इधर में एक वेक्टर है इधर में एक वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर का उठा के पहले इसको यहाँ पर रखना होगा, दोनों वेक्टर का टेल को पहले इक्वेट करना होगा, उसके बाद हमें इसका एंगल फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे ये जो वेक्टर है पैरेलल वेक्टर, हमें तो नहीं पता ये इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, तो मैं इन जनरली इन दोनों वेक्टर को मैं डॉट प्रोडक्ट करके जो कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक्चुअली एंगल नहीं था, यहाँ पे एक्चुअली था एक्यूरेट एंगल। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ ये एंगल फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दैट मीन्स 2 × 1 2 -1 × -1 -1 1 × -2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ इसका मैग्नीट्यूड 3, इसका मैग्नीट्यूड 4 + 1 + 4 मीन्स 9, दैट मीन्स 3। तो यहाँ पे हमें cos थीटा का वैल्यू आ गया -1/3 √3। तो cos थीटा का वैल्यू आ गया हमारा -1/3 √3। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है एक्यूरेट एंगल पूछा है, इन दोनों लाइन का ये जो एंगल है वो एक्यूरेट एंगल कितना होगा ये पूछा है। लेकिन cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो हम तो जानते हैं कोई सा भी दो वेक्टर का एंगल हमेशा 0 से लेकर 180 के बीच में लाई करता है। तो मतलब ये 0 से लेकर 180 के बीच में लाई करता है। लेकिन cos थीटा यहाँ पे नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव आया मतलब क्या है, cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव है, तो cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव आया है, मतलब cos थीटा जो यहीं कहीं होगा, ठीक है, इसलिए तो नेगेटिव आया है। लेकिन हमें चाहिए क्या, एक्यूरेट एंगल, मीन्स 90 से छोटा एंगल हमें चाहिए, इसीलिए यहाँ पे cos थीटा का आंसर क्या आएगा, इसीलिए हमारा cos थीटा का ये माइनस को हटाना पड़ेगा। तो cos थीटा का सिंपल आंसर आ जाएगा 1/3 √3, दैट मीन्स थीटा का वैल्यू आ जाएगा हमारा cos इनवर्स 1/3 √3, cos इनवर्स 1/3 √3। क्वेश्चन में बोला है cos इनवर्स 1/2 √3, यहाँ पे 2 है और हमारा आया है यहाँ पे 3, तो ऑप्शन डी डिस्कट हो गया। तो समझ में आया ये माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है एक्यूरेट एंगल क्यों कौन सा होगा, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव आया है, तो हमें नेगेटिव साइन चाहिए नहीं, इसलिए हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा ताकि ये एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए। ठीक है, अब ऑप्शन डी तो वो डिस्कट हो गया। अब ठीक है, इन दोनों को, तो इन दोनों का बीच का जो एंगल है ये हमारा आया है cos इनवर्स 1/3 √3। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो cos थीटा का वैल्यू हमें इस कैलकुलेशन में आया था वो आया था हमारा -1/3 √3। मैं इसको इसी तरीके से लिख रहा हूँ। अब हमें फाइंड क्या करना है, ओके तो अब फाइंड करना है लेंथ पी क्यू क्या होगा, लेंथ क्यू आर क्या होगा, पी क्यू आर क्या होगा। आप देखिए ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल है हमारा 90 डिग्री, तो इसका ऑपोजिट जो साइड होगा वो होगा हमारा हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू और क्यू आर, और अगर मैं यहाँ पे क्यू पॉइंट निकलने जाऊँ तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आर पॉइंट भी अगर निकलने जाऊँ तो भी टाइम लग जाएगा। लेकिन हमें फिर दोनों पॉइंट का वो डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए सिंपल आर पॉइंट को निकाल के, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी मेथड होगा। इजी मेथड क्या होगा, यहाँ पे हमें पहले पी आर को तो आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। पी आर क्या है, पी पॉइंट से लेकर इस प्लेन का, ये जो प्लेन है इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अभी हमने जो देखा फॉर्मूला से, कोई सा भी पॉइंट से लेकर कोई सा भी प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेम तरीके से इसका डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। तो पी आर क्या है, पी आर है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट पी टू दिस प्लेन। तो ये सारा पॉइंट इसमें बिठा दीजिए और 6 को इस तरफ लेकर आ जाइए। तो यहाँ पे 2 × 2 यहाँ पे हो जाएगा सिंपली 4, -1 ×
1, सो -1, यहाँ पे 3 के जगह यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो -2 × 3 -6। अब 6 को इस तरफ लेके आ जाइए, -6 डिवाइडेड बाय √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 9, दैट मीन्स 3। तो इसका सिंपल वैल्यू आ जाएगा 3। तो हमें जो क्या मिला, 12 13 मीन्स 9, 9/3 मीन्स 3। तो यहाँ पे एक्चुअली -3 आएगा, क्योंकि हमारा वो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए एक मॉड देना पड़ेगा। तो PR का वैल्यू हमें मिल गया 3। तो PR जो डिस्टेंस है, ये PR का डिस्टेंस हमें मिल गया कितना, 3। PR का डिस्टेंस हमें मिल गया 3, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, PR का डिस्टेंस आ गया 3, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पे सिंपली देखिए, हमें PQ चाहिए और QR चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस एंगल के रेस्पेक्ट में मैं cos ले रहा हूँ, cos, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके लिए मैं cos थीटा ले रहा हूँ। cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, तो इसका जो ऑपोजिट साइड होगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर, तो PR हो जाएगा हमारा बेस। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा PQ। तो हमें PQ मिल जाएगा, PQ क्या होगा, PR डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो PR का वैल्यू कितना आया, PR का वैल्यू कितना आया, PR का वैल्यू आया था हमारा 3, और cos थीटा का वैल्यू आया था -1/3√3। लेकिन हम माइनस लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये PQ क्या है, हमारा एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें माइनस को हटा दिया। तो इसको सिंपल और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 9√3। तो हमें PQ का भी वैल्यू मिल गया, PQ का वैल्यू है 9√3। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है PQ का लेंथ है 9√3, तो मतलब ऑप्शन ए हमारा ट्रू हो गया। तो PQ भी मिल गया हमारा 9, यहाँ पे लिख रहा हूँ 9√3। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब तो इस राइट एंगल को ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का लेंथ मिल गया 3, हाइपोटेन्यूस मिल गया 9√3, सिंपली बेस को फाइंड कर लीजिए QR, और इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आप इसको यूज कर लीजिए फॉर्मूला से। अब इस पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दीजिए, आप क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे सिंपल QR फाइंड कर लीजिए, QR क्या हो जाएगा हमारा √9√3 का स्क्वायर मीन्स 81 × 3 243, 243 माइनस 3 स्क्वायर 9, दैट मीन्स दिस इक्वल टू 2 3 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 234 क्या होता है 3√26। ये हमारा QR आ गया। तो QR का वैल्यू कितना आया 3√26, यह वैल्यू आ गया हमारा QR का। लेकिन QR पूछा कि बोला क्या है 15, तो ऑप्शन डी भी डिस्कट हो गया। अब C का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, एरिया ऑफ PQR। तो एरिया ऑफ PQR क्या होगा, ऑप्शन सी में देखिए क्वेश्चन में बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है QR, हाइट क्या है हमारा PR, दैट मीन्स हाफ इंटू QP का वैल्यू क्या है 3√26 इंटू PR का वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पे क्या आंसर दिया हुआ है 3/2, और बाकी सारा रूट के अंदर है ना, तो यहाँ पे भी हम 3/2 इंटू 3 इंटू √26, अब हमें चाहिए वो ना, तो दैट मीन्स 3/2 √9 इंटू 26 होगा, 3 जब अंदर जाएगा, तो दैट मीन्स 3/2 4 मिल गया 3 2, सो 2 3 4, सो आंसर आ गए। तो दैट मीन्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 3/2 √234, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली मॉडरेट क्वेश्चन था, लेकिन ये एग्जाम हॉल में मैक्सिमम स्टूडेंट को ये क्वेश्चन हार्ड लगा। क्यों हार्ड लगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या किया, ये PQR 3 पॉइंट था, P पॉइंट दिया हुआ था, तो स्टूडेंट लोग क्या किया अननेसेसरी ने Q पॉइंट और R पॉइंट फाइंड करने की कोशिश किया। तो Q पॉइंट और R पॉइंट को फाइंड करने में बहुत सारा टाइम लग गया उन लोगों को, लेकिन बाद में क्या हुआ वो सारा ऑप्शन को करके नहीं आ पाए। तो अननेसेसरीली Q और R पॉइंट को फाइंड करने का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि हमें क्लास 9 का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था पाइथागोरस थ्योरम, उसको सिंपल यूज कर लीजिए। हमें तो पॉइंट तो पूछा ही नहीं, हमें सिर्फ इसका लाइन सेगमेंट पूछा है, लेकिन हम लोगों को एक आदत लग गया एक पॉइंट फाइंड जो करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम लोगों को एक आदत लग चुका है। तो इस आदत को हटाना होगा। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो पूछा है, सिर्फ उसको फाइंड करने की कोशिश कीजिए।
मतलब ये तुमको वो दिख रहा है सीधा सीधा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये दिमाग में आना चाहिए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी इसको फाइंड किया जा सकता है। हमेशा सिर्फ जो पॉइंट फाइंड कर लो फिर इसका डिस्टेंस निकाल लो, ये मेथड भी ठीक है, लेकिन ये एग्जाम हॉल में तो बहुत सारा प्रेशर रहता है ना, तो उसी प्रेशर के जो बीच में इतना सारा वो कैलकुलेशन कराने में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। इसीलिए हमेशा जो इजी मेथड है, जो तुमको आसान से दिख रहा है, उसको पहले यूज करो, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में अगर कुछ नया इन्फॉर्मेशन सुनने को लिए मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर तुमको अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक में डाउट हो रहा है, सर हमें इसका वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक को कमेंट में लिख दीजिए, मैं अगला वीडियो तुमको दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।